बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो लेक्चर का आगाज़ हम इस खबर से ही कर रहे हैं कि आईकैप ने अपनी बुक अपलोड कर दी है पोर्टल के ऊपर। तो हमारे पास एक सबसे आसान और सबसे अथेंटिक जो सोर्स हो सकता है वो आईकैप की बुक ही हो सकती है, ठीक है ना। आईकैप की बुक में सिर्फ एक इशू आता है कि वहाँ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना, या होते हैं तो वो ज़रा कम होते हैं। वो हम साथ साथ आपको अवेलेबल करते जाएंगे। तो हम कोर बुनियाद आईकैप की किताब को बनाएंगे, ठीक है ना। और या दूसरी ऑप्शन आपके पास है, आपको जो भी स्लाइड दी जाएंगी, जिस भी चैप्टर की स्लाइड दी जाएंगी वो सारी अपडेटेड दी जाएंगी। मसलन आपके पास ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की स्लाइड मौजूद हैं, आप कोई भी किताब ना पढ़ें, ना आईकैप की, किसी भी चीज़ की, आप सिर्फ ये स्लाइड पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल 100% आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। लेकिन बच्चों को ज़रा, क्योंकि आप 12 साल के निज़ाम तालीम से गुजर के आए होते हैं, आपको होता है जी किताब कौन सी है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने याद कहाँ से करना है। पहली बात है यहीं से याद करें, ये सब कुछ लिखा हुआ है, वही कुछ लिखा हुआ है जो आपने पढ़ना है, जो आपने याद करना है। किताब में भी यही कुछ लिखा हुआ है। बिकॉज़ आपको हमने कई दफ़ा समझाई बात ये कि अगर कोई एक फुल स्टॉप भी रिमूव करना है तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये कॉमा अगर रिमूव करना है तो इसके लिए नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना पड़ेगा, पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी टीचर ने किताब में क्या करना है, कॉपी पेस्ट, लीगली कर ही कुछ नहीं सकते ना। हाँ, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाकर ऐड करके दे सकते हैं, वो हम आपको अलग से प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप कोई एक मरतबा अपना जहन बना लें बस। सबसे अच्छी बात है आईकैप की किताब परचेज कर लें, सबसे अच्छी बात है। ऊपर से फ़ोटोकॉपी शॉप से आईकैप की किताब ले लें, दैट्स इट। 100% वैसे भी मतलब आईकैप की एक बड़ी स्ट्रेटजी है। हम स्टूडेंट लेवल पर उसको बहुत ज़्यादा उसको एलेबोरेट नहीं करते, और बाज़ मरतबा टीचर्स ने क्योंकि अपनी किताबें बना रखी हैं तो वो फिर आईकैप की किताब को प्रमोट नहीं करते। बिकॉज़ अगर मैं आईकैप की किताब के फ़ज़ाइल बयान करूँगा तो मेरी किताब नहीं बिकेगी, और मेरी किताब नहीं बिकेगी तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। तो ये मामलात भी हैं। अदरवाइज़ आईकैप की एक बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है। एग्ज़ामिनर ने जब पेपर बनाना है, फ़र्ज़ किया कोई मिस्टर एक्स एग्ज़ामिनर है जिसने पेपर बनाना है, उसकी टेबल के ऊपर उस वक़्त कौन सी किताब ऑफिशियली होनी ज़रूरी है, दैट इज़ आईकैप बुक। तो बच्चे को हमेशा आईकैप की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके अलावा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, कोई अर्ज नहीं है, दुनिया जहान की जो मर्ज़ी चीज़ पढ़ ले आप। लेकिन आप कहें कि आईकैप की किताब छोड़ कर मैंने ये पढ़ा है, तो शायद वो बात ठीक नहीं है। एग्ज़ाम बल्कि ऐसे ही चल रहा है, जितनी डेप्थ कोई लिखी है ना आईकैप की किताब में, उससे आगे नहीं जाना एग्ज़ामिनर ने, क्योंकि आईकैप ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम अपनी बुक्स और अपने स्टडी टेक्स्ट की लिमिट्स के अंदर रहकर पूछेंगे। ये बड़ा लंबा सफ़र तय करके आईकैप को यहाँ तक पहुँचाया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है। और वैसे भी अभी और कोई किताब रिवाइज़ होके आई भी नहीं है, तो आप आईकैप की बुक लें। हम भी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसके साथ अलाइन होकर चलेंगे, एक एक चीज़ उसके साथ लेकर चलेंगे। फिर मैं पेज टू पेज आपको उसके साथ लेकर चलूँगा कि ये काम हो गया, इस पैराग्राफ के ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, इसके ये दे दिए, इसके ये दे दिए, तो 100% हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हमने कहा था यार कोई भी इनकम पढ़ते हैं तो इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं। अब हम मोटी मोटी सारी बातें जो है उसको एलेबोरेट कर चुके हुए हैं। एडवांसेस का क्या करना है, एनुअल रेंट का क्या करना है, कौन सी चीज़ अक्रूवल बेसिस पर है, कौन सी चीज़ कैश बेसिस पर है, ये सारा काम हमने कर लिया। लास्ट टाइम हमने आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की कि यार जब हम कोई सवाल सॉल्व करें तो उस सवाल को सॉल्व करने का एक बेटर स्ट्रेटजी क्या है। एक बेटर स्ट्रेटजी ये है कि आप उस प्रोविज़न को पढ़ें, ठीक है, लेकिन फिर किताब पर या स्लाइड पर वापस चले जाएं और वहाँ जाकर ओरिजिनल सेक्शन दोबारा रीड करके फिर आके सॉल्व करें, ताकि आपकी ग्रिप इस्टेब्लिश हो जाए और आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आनी शुरू हो जाएं। ठीक होगी बात जी। फिर हमने अनपेड लाइबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं। आज हम इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले कामरान वाले को रिजॉल्व किया हुआ है,
लेकिन इसमें ज़रा सा थोड़ा सा हम फॉर्मेट के ऊपर भी फोकस कर लें, बिकॉज जैसे ही आपका एग्ज़ाम में आप पहुँचे तो एग्ज़ाम में पहुँचे तो कुछ 1-2 मार्क्स बाद दफ़ा फॉर्मेट में पड़े हुए। जैसे ये सवाल हमने सॉल्व किया था, जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त फोकस सिर्फ उस कैलकुलेशन पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वन ऑफ फिर हम वापस आकर किसी टाइम पर उसके फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेते हैं। मसलन सबसे पहले जिस असेसी का, असेसी हम किसे कहते हैं, जिसका रिटर्न जा रही है, ठीक है ना। असेसी किसे कहते हैं, जिसकी असेसमेंट हो रही है, ठीक है। मिस्टर कामरान हमने नाम लिखा ऊपर। फिर रिक्वायरमेंट से हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमारे से क्या रिक्वायर कर रहा है। मसलन कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, आजकल पी से लिख दिया, फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने लिखा हुआ है नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम, तो हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ इनकम। और अगर लिखा हुआ है एंड टैक्स पेएबल, तो फिर यहीं ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टैक्स देयर ओन, एंड टैक्स देयर ओन। और कैलकुलेशन की बजाय इससे भी थोड़ा बेहतर वर्ड क्या है, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम लिखें एक लफ्ज़, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ओन, एंड टैक्स देयर ओन, इकट्ठा ही है, देयर ओन इकट्ठा ही है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ओन। अच्छा, बाद दफ़ा बच्चे कंप्यूटेशन नहीं भी लिखते, ऐसे लिख देते हैं टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ओन। ये सारी बातें ठीक हैं, सिर्फ हमने बताना है हम नीचे कर क्या रहे हैं। और ये वाला वर्ड टैक्स देयर ओन तक जाना है कि नहीं जाना, ये सवाल की रिक्वायरमेंट से। बाद दफ़ा एग्जामिनर खाली आपसे इनकम पूछ रहा है, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, तो हम सिर्फ क्या कर देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ओन नहीं, क्योंकि टैक्स तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, एग्जामिनर ने हमें कहा ही नहीं है। अच्छा, हम कहें कि नहीं नहीं यार मैंने ना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, मैं टैक्स भी कैलकुलेट कर देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मार्किंग की के अंदर नंबर लिखे हैं, किस चीज़ के मार्क्स हैं किसके नहीं हैं। टैक्स कैलकुलेशन के कोई मार्क्स नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव इंप्रेशन गया है कि बच्चे को यही नहीं पता कि यार हम आपसे टैक्स तो पूछ ही नहीं रहे हैं भाई, आप टैक्स क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर हो गई बात जी। अब आते हैं हम ज़रा थोड़ा एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन को, पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसको करते हैं, अटेम्प्ट है 2016। फिर 2016 के बाद ना चेंज आ गई थी, तो ये इनकम चली गई थी एफटीआर में। जब ये एफटीआर में इनकम चली गई ना, तो ये ज़रा एग्जामिनेशन में पूछने वाली नहीं रही थी, इतनी आसान बात हो गई थी कि उसे एग्जामिनेशन में पूछना कोई ख़ास बात थी नहीं, इसलिए आपको 2018, 19, 20 में इसके सवाल नज़र नहीं आएंगे। अब ये दोबारा आपको पता है एनटीआर में आ गई है। अब दोबारा ये जो लास्ट अटैम्प्ट हुआ है, जो आखिरी पेपर हुआ है जिसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, उसमें फिर सवाल आया हुआ था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। ठीक है, पढ़ें जनाब, आप सबसे पहले ख़ुद पढ़ें और इसको हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ज़रा तवज्जो से पढ़ेंगे, ये मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है आई कैप की हिस्ट्री का।
एग्ज़ाम में सवाल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि हम ऑब्जेक्टिवली बात को पढ़ सकें, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर, कंप्यूट अंडर द रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्रुख फॉर टैक्स ईयर 2020। टैक्स कैलकुलेट करना है? नहीं करना, ओनली टैक्सेबल इनकम, नॉट टैक्स। इसका मतलब है सबसे ऊपर जब हम सवाल शुरू करेंगे तो किसका नाम आएगा? नाम किसका आएगा? फर्रुख का आएगा। उसके नीचे क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ एंड कंप्यूट। अब कैलकुलेट लिखेंगे तो ठीक तो है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात क्या है? कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और ये नहीं लिखेंगे एंड टैक्स देयर ऑन, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि टैक्स देयर ऑन नहीं पूछा उसने। लेकिन अगर इसमें टैक्स देयर ऑन पूछ लेता तो फिर वो भी लिख देते। और उसके नीचे टैक्स ईयर लिखना है, 2022 आ गया। ये तो हमारे पास ऊपर का फॉर्मेट आ गया, ठीक है ना। शायद ये 3 चीज़ें करने के बाद हमें पता चल गया कि यार 1 मार्क्स हमारा सिक्योर हो गया। आई कैप में यहाँ कल जब आप टेस्ट देंगे, नहीं हमारा टेस्ट सैटरडे को आएगा, है ना, टैक्स का टेस्ट सैटरडे को आएगा। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी होंगी वहाँ पे, लाइक ब्लैक पेन से लिखना है, मल्टी कलर यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप हेडिंग के लिए भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ब्लैक में हेडिंग भी ब्लैक कलर से जारी होगी, ठीक होगी ना बात। हर नया सवाल नए पेज से शुरू करना है, ठीक है ना। अब इस तरह की छोटी छोटी बातों को हमने यहीं सीखना है। इन टेस्ट का यही मतलब है ना कि हम रेप्लिकेट कर सकें उस सारी सिचुएशन को। अच्छा जी, तीसरी बात पर आए, सवाल पढ़ते हैं जी। ऑन 1 जुलाई 2021, हम टैक्स ईयर 2022 की बात करें, यानी टैक्स ईयर के पहले दिन की बात हो रही है। Farooq borrowed 8 million from Star Bank Limited and acquired a plot of land into Hub Industrial Zone of rupees 6.5 million। 80 लाख रुपया लोन लिया, 65 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया। He invested rest of the loan in the business venture with his friend। बाकी जो 15 लाख बचे वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। The above loan carries markup at the rate of 12% per annum and is payable in 8 equal quarterly installments starting from 1st July 2022। On 1st August 2021, प्लॉट कब खरीदा? 1 जुलाई को। Farooq decide to sell the plot of land to Zulfikar Motor for rupees 10 million। 1 करोड़ रुपए का बेच दिया, 65 लाख का खरीदा था। एंड रिसीव डिपॉजिट ऑफ रुपीज 500,000 फ्रॉम देम। ऑन 15th August 2021, Farooq forfeited the deposit on refusal of Zulfikar Motor to purchase plot of land। forfeited deposit का जिक्र आ गया। 65 लाख का प्लॉट खरीदा था, 1 करोड़ का बेच दिया, 5 लाख रुपया टोकन मनी आई थी, लेकिन बंदे ने बाद में प्लॉट खरीदने से इनकार कर दिया और हमने 5 लाख वापस करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही है ना। फिर ही फोरफिटेड डिपॉजिट की डेफिनेशन में अमाउंट आएगी ना। अगर ये 5 लाख वापस कर देता फिर फोरफिटेड हुए ही नहीं है। वो कहता है यार चलो कोई बात नहीं, नहीं लेने आप अपने पैसे लो यार, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कह देता एग्जामिनर तो फिर हम इसे इनकम ना बनाते, क्योंकि हमने लॉ में पढ़ा कि फोरफिटेड डिपॉजिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो तो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल हो जाता है। 5 लाख की इनकम नजर आ गई हमें। ऑन 1st September 2021, Farooq let out the plot of land to his friend Atif at a monthly rent of 1,50,000। He received unadjustable deposit of 200,000 from Atif and paid 80,000 for leveling the ground। जमीन को उसने सीधा पदरा करा दिया, लेवलिंग करा दी। 62,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉगिंग एंड 1,40,000 अगेंस्ट रेंट collection charges। Farooq has paid 25,000 to a firm for
valuer which determined the annual rental value of plot of land at 21,60,000। समझ आइए बात? लगाएं जनाब, हेडिंग लगाएं। पहले तो वो 3 बातें लिखें, नाम लिखें बंदे का ऊपर। सबसे पहले बंदे का नाम लिखते हैं जनाब। क्या नाम आ गया भाई? फरूक आ गया। और नीचे क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और आगे ये भी लिखना है एंड टैक्स देयर ऑन। लिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, टैक्स निकाल आएंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि जो काम हमें कहा नहीं गया वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और नीचे लिख दिया टैक्स ईयर 2022। नीचे हेडिंग लगाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि जितना कुछ नज़र आ रहा है हमें उसका हेड भी नज़र आ रहा है ना। कहाँ से इनकम आई है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये 3 बातें ऊपर लिख ली आपने उस तरह से। और अब यहाँ हेडिंग लगाई है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट। कितना रेंट है जनाब? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। शाबाश। मल्टीप्लाइड बाय 12 तो जब होता जब कोई डेट मेंशन ना होती। यहाँ तो पता है कि कब से रेंट पर दिया है, 1 सितंबर से। लेकिन हमने कहा कि जब भी कोई काम कर रहे हों तो प्रोविजन पे वापस जाना चाहिए। जब भी कोई काम कर रहे हो तो प्रोविजन पे वापस जाना चाहिए। जब हम स्लाइड पे प्रोविजन पे गए तो उसने कहा कि नहीं यार, अगर फेयर रेंट ज़्यादा हो तो विच एवर इज़ हायर का कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कहता है वैल्यूअर ने बताया है कि साल का रेंट 21 लाख। ठीक है ना? हमारा एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? पहले तो हमने एक्चुअल किया ना। एक्चुअल 1,50,000 ज़रब 10, ये आ गया 15 लाख रुपया। नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू कितना है जी? 21,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/12। जाहिर है वो भी 10 माह का ही लेना है ना। ये कितना आ गया? 18 लाख। विच एवर इज हायर, तो टैक्सेबल वाले कॉलम में 18 लाख रुपया चला गया टैक्सेबल। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होना था यहाँ पर, विच एवर इज हायर। रेंट में 3 चीजें शामिल होती है ना। नंबर 2 फॉरफिटेड डिपॉजिट। कितनी अमाउंट है? 5 लाख रुपए की। तो ये भी शामिल कर दें। एडवांस, कितना एडवांस रिसीव किया? 2 लाख रुपए का कितना लेना है? 1/10, क्योंकि कल तो हमारी घास चरने चली गया। ये तो लैंड है, नॉट टैक्सेबल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है? 2 लाख लिख दिया, यहाँ लिखेंगे नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ लैंड, और यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ हम जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ लिखा हुआ था एडवांस किसका टैक्स होता है, तो फॉरफिटेड डिपॉजिट भी तो लैंड का नहीं होता। अब कोई इसका हमारे पास जवाब नहीं है। हमें क्या करना है? हमें जाकर अपनी स्लाइड को रीड करना है, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखना है वहाँ ड्राफ्टिंग करते वक्त लेजिस्लेटर ने कैसे ड्राफ्ट कर दिया है, और इसमें कोई कहानी नहीं है कि नहीं नहीं सर ये तो होना है, नहीं, कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास। हम जाकर जहाँ रेंट है वहाँ देख लेते हैं।
रेंट मीन एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। यहाँ से पता चल रहा है रेंट तो लैंड का भी लेना है, बिल्डिंग का भी लेना है। एज कंसिडरेशन फॉर द यूज इंक्लूड एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। रेंट भी लैंड और बिल्डिंग दोनों का लेना है, फॉरफिटेड डिपॉजिट भी लैंड और बिल्डिंग दोनों का लेना है, और एडवांस वहाँ लिखा हुआ था। एडवांस में क्या लिखा हुआ था भला? एडवांस में लिखा हुआ था ऑनर ऑफ दी बिल्डिंग। तो लॉजिक कोई भी नहीं थी, कोई भी नहीं थी, बस ये अल्फाज थे लॉ के, वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव, ऑनर ऑफ द बिल्डिंग। अगर यहाँ लिख देता ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग तो ये एक्सेप्शन क्रिएट ही नहीं होनी थी। हो सकता है जब लेजिस्लेटर लॉ बना रहा हो उसने इतने विजन से लॉ ना बनाया हो, गलती से लिखना रह गया है, गलती से लिखना रह गया है, क्योंकि कोई रैशनल अवेलेबल नहीं है कि बिल्डिंग के केस में लेंगे और लैंड के केस में नहीं लेंगे। कोई रैशनल अवेलेबल नहीं है सिवाय इसके कि लिखा ऐसे हुआ है, सिवाय इसके कि लिखा ऐसे हुआ है। अदरवाइज एडवांस की अगर कोई लॉजिक थी कि यार ये पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लैंड वाला भी कर रहा है। एडवांस की अगर ये रैशनल था कि यार आप ज़्यादा एडवांस लेके किराया कम ले लोगे तो लैंड में भी हो सकता है। इसीलिए बार बार हम ये बात पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार ये सारा अल्फाज का गोरख धंधा है। अगर अल्फाज पढ़ने नहीं सीखे या अल्फाज पे आप तदब्बुर नहीं कर रहे हो, रुक कर सोच नहीं रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो फिर नहीं आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। रैशनल कोई नहीं अवेलेबल, कोई दुनिया का बंदा ये नहीं बता सकता यहाँ क्यों नहीं ले रहे वहाँ क्यों ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसका रैशनल भी कोई नहीं है। ज़्यादा चांस है कि नलायकी की वजह से यहाँ लिखा नहीं गया, पीछे लैंड एंड बिल्डिंग लिखते रहे और यहाँ लिखने से रह गया। और एक डायलॉग मैंने बोला था, लॉ गलत भी बन जाए तो अमेंड, जब तक अमेंड नहीं करेंगे गलत ही ठीक रहेगा। और कोई रैशनल नहीं है इसके पास, हमारे पास। अच्छा जनाब, कहाँ पहुँच गए? तो ये बताना भी है, खाली छोड़ के नहीं आ जाना कि यार इस पे ये तो नहीं लेना तो छोड़ दिया, नहीं। एग्जामिनर ने हर स्टेप के हमें मार्क्स देने हैं, हर स्टेप को ठीक अटेम्प्ट करने के। इसके ठीक अटेम्प्ट ये था कि यहाँ हम बताते कि हमने ये नहीं लेना, ठीक है ना। ये आ गया रेंट चार्जेबल, इन तीन का टोटल किया, ये निकल आया रेंट चार्जेबल टू टैक्स। कितना हो गया ये? 23 लाख रुपये हो गए। ठीक होगी बात। अब आगे जनाब हम लेस डिडक्शन, या उसको बोलते हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस। लेस डिडक्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा लफ्ज क्या है? एडमिसिबल डिडक्शन या एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एक ही बात है। सबसे पहले उसने कहा है भाई आपने लैंड को क्या किया है? लेवल करवा के दिया है, ग्राउंड को लेवलिंग किया। He received unadjusted amount 2,000 from and paid 80,000 for leveling of। और एक आपको पता है रिपेयर हमें मिलना ही मिलना है, रिपेयर हमें मिलना ही मिलना है। नहीं, बिल्डिंग की सूरत में नो रिपेयर विल बी अलाउड। ऐसे हमने इसे अटेम्प्ट करना है ताकि रिपेयर को ना एंटरटेन करने के जो मार्क्स थे वो यहाँ टिक लगा के हमें मिल जाए, ठीक है ना। फिर हमने ग्राउंड लेवलिंग, ग्राउंड, अब फिर सोचना है अपने आप से, कोई रैशनल अवेलेबल नहीं है, कोई उसूल अवेलेबल नहीं है। यार हम यही प्लॉट किराए पे दे रहे हैं, उस प्लॉट को लेवल करवा कर किराए पर दे रहे हैं, तो लेवलिंग एक्सपेंस होना चाहिए ना। अकल तो यही कहती है, लेकिन अकल की तो सुननी नहीं है ना, लॉ की सुननी है। तो जहाँ डिडक्शंस लिखी हुई हैं वहाँ वापस जाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा वहाँ उस वक़्त मिजाज क्या चल रहा है। नेमली का मतलब था जो खर्चे यहाँ लिखे हैं सिर्फ ये अलाउड हैं, याद है ना बात? क्या लिखा हुआ था? नेमली। एक्सपेंसिव पे लिखा हुआ था नेमली कि भाई जो जो हम यहाँ कह रहे हैं ना ये खर्च हैं, उसमें कहीं लेवलिंग एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था?
नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब क्वेश्चन आए सबसे बेहतरीन तरीका है पहले अपनी टेक्स्ट पर वापस आए। इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ ए पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम फॉर अ टैक्स ईयर अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस, नेमली जो खर्चे यहाँ लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखा लेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखा ग्राउंड लेवलिंग एक्सपेंस, कोई नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक गुंजाइश निकाल सकते हैं, वो 4% वाला किधर है? एनी एक्सपेंडिचर not exceeding 4% of the rent chargeable to tax in respect of the property for the year computed before any deduction allowed under this section, paid or payable by the person in the year wholly and for the purpose of driving rent chargeable to tax under। वो कहता है यार अगर मैं ये लेवल नहीं ना, उन्होंने कहा ही ऐसे कि यार आप ये प्लॉट हमें लेवल करा दें, फिर हम यहाँ मार्की लगा लेंगे, हम उससे पैसे कमाएंगे, या हमें यार पार्किंग के लिए जगह चाहिए लेकिन लेवलिंग आप करा के देंगे। तो अब लेवलिंग एक्सपेंस हमारा कौन सा बन गया? होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ड्राइविंग रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये हम इंटरप्रिटेशन के जरिए उधर ले जा सकते हैं उठा के इसको, लेकिन इटसेल्फ ग्राउंड लेवलिंग एक्सपेंस अगर हमने यहाँ लिखना है तो फिर तो लिखना पड़ेगा नॉट अलाउड, ठीक है ना, फिर तो क्या लिखना पड़ेगा? नॉट अलाउड। और ऐसे एक ऑप्शन ये है हमारे पास, वो हमने बाकी सवाल को पढ़ के भी अंदाज़ा लगाना है कि हम किधर जाएं, ठीक है ना। एक ऑप्शन ये है, हम कहें यार लेवलिंग यहाँ नहीं लिखा हुआ, हमने क्या कर दिया? नॉट अलाउड कर दिया, ठीक है ना। एक तरीका ये हो सकता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, क्या 4% वाले कहीं अलग बता तो नहीं रखे उसने? जरा देखते हैं। 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड, 62,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क इंश्योरेंस। तो पहले तो इंश्योरेंस को निबड़ लेना, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये भी वही नॉट अलाउड इन केस ऑफ लैंड। आप देखें बहुत दफ़ा ना बच्चे कहते हैं यार सर का अपना ज़ोक ज़रा ऐसे है ना कि सर बारीकी से चीज़ें पढ़ते हैं, तो क्लास में भी बच्चों को यही कहते रहते हैं बारीकी से पढ़ना है, हालांकि आई कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आई कैप का ही पास पेपर है, सारा सवाल ही इस बात पर बना हुआ है कि क्या आप बारीकी से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख लें, आपके सामने है सवाल। इस सवाल का सारा एसेंस किसके ऊपर है? बारीकी से पढ़ना, कि क्या मोटा मोटा तो नहीं पढ़ के आप चले गए आगे। अच्छा जनाब, 62,000 भी एंटरटेन हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड 1,40,000 अगेंस्ट रेंट कलेक्शन चार्जेस। अच्छा, ये खाली रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं, आप चाहें तो इसमें उठा के वो ऐड करें, क्योंकि वहाँ क्या लिखा हुआ था? इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्ज। इंक्लूडिंग का मतलब है इससे पीछे क्या फिक्र चल रहा था? नहीं, इससे पीछे होली एंड एक्सक्लूसिवली। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा, शर्त कोई नहीं है, एनी एक्सपेंडिचर, एक शर्त, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज ऑफ ड्राइविंग रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है ना। फिर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन उन्होंने कहा इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। अब इसको पढ़ना है सारे, फिर देखना है कि क्या करना चाहिए। एज पॉइंट लॉ का हमें बता रहा है कि हम वो एक्सपेंस भी उठा लें, ये एक्सपेंस भी उठा लें, ये दोनों लॉ हो सकते हैं। बस एक मसला है 4% तक,
ठीक है ना। अब पहले हम यहाँ से 4% लेकर देखते हैं। 23 लाख का लेना ना, 4% किसका लेना है? 23 लाख का लेना ना। रेंट चार्जेबल टू, रेंट चार्जेबल टू लें जनाब। उसको उठा के इधर ला के करने का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि जो रेंट कलेक्शन चार्जेस है वही कितने दिए हैं उसने, काम में क्या देता है देख लें। अगर लिमिट है तो फिर यहाँ उठाकर ले आते हैं। 1,40,000 दिए हैं उसने, हमें अलाउ कितने होने हैं? 90। तो बाद दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान की नालायकी नाअहली छुप जाती है। बात समझ आ रही है? इंसान की नालायकी नाअहली छुप जाती है। तो एक बच्चे ने इसको उठाकर, ग्राउंड लेवलिंग को उठाकर यहाँ नहीं डाला तो छुप गई है। अगर ये होता ना खाली 40,000 तो अब नाअहली अया हो जानी थी, क्योंकि आपकी जो लिमिट थी वो इससे ज़्यादा थी। ये वाला एक्सपेंस आप चार्ज कर सकते थे। ये बात समझ आ रही है? ये देखें ना, ऐसे देखें। रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना है जी? 23 लाख। ये है ना रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इसका लिया हमने 4%, कितना आ गया? हाँ 90। हमें मैक्स जो अलाउ हो सकता है वो कितना अलाउ हो सकता है? 92,000। हमारे पास उधर जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो है 1 लाख। एक बच्चे ने एक 40 को 92,000 से कंपेयर करके 92,000 अलाउ कर दिया, ठीक हो गया। ठीक है ना? ठीक हो गया। मैं कह रहा हूं अगर ये खाली 40,000 होता और एक बच्चा इन दो को कंपेयर करके यहाँ 40 ले आता तो गलत हो गया। अब उस बच्चे को क्या करना था? उसे चाहिए था 40,000 ये है और कितना 62,000 ये है। ये कितना बन गया? 80,000 लेवलिंग चार्जेस 80,000। ओके 80,000 ये कितना हो गया? 1 लाख। अब इसको 92,000 से कंपेयर करके 92 लेकर जाता तो ठीक होना था। ये बात समझाना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास इस पॉकेट में जगह होती तो हम 80,000 को उठाकर इधर लाते और फिर करते। अच्छा, एक तीसरा बच्चा है जिसने सबसे अच्छा काम किया। उसने क्या किया? 80,000 प्लस 140,000, ये कितना हो गया? 2,20,000 वर्सेस 92,000 विच एवर इज। ये यूनिवर्सल तरीका था, हर हालत में हमने ठीक किया है। एक्चुअली तो ये होना था। ये तो प्रैक्टिस में नहीं करेंगे कि यहाँ पर पर्पस नहीं लिखा कि वो एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस। नहीं, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस का मतलब है कि कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि यार वो जनाब एक वैन पे ना मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, उसका पेट्रोल डाल दिया। दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पर्पस। यहाँ तो उसने कहा है कि उसी को लेवलिंग कराया हमने प्लॉट को। इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव फॉर पर्पस क्या हो सकता है? बात समझ आ रही है? हाँ, सिर्फ एक बात हुआ एग्जामिनर ने, क्योंकि काफ़ी कर ली थी बच्चों के साथ, सारी बातें एक ही सवाल में तो नहीं करनी ना। आप देखिए फोरफिटेड का एक अच्छा कॉन्सेप्ट डाला एग्जामिनर ने पहली दफ़ा। आई क्या ये इसका सोल्यूशन सारे टीचर ने गलत बनाया हुआ था। ये वही सवाल है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। सारे टीचर ने इसका सवाल गलत बनाया हुआ था। ये इंश्योरेंस सारे टीचर ने अपनी अपनी किताबों में, आप पुराने एडिशन उठा के देखें, अलाउ की हुई थी। इवन टीचर लेवल पर भी इसको इग्नोर कर गए थे कि यार ये खाली लैंड है।
ठीक है ना। तो एग्जामिनर काफ़ी कर गया हुआ था स्टूडेंट के, अभी एक काम और उसने बड़ा अच्छा किया हुआ है, इसलिए फिर उसने यहाँ एक दिया कि यार अगर बच्चा उसको ना भी लाएगा ना तो बस जिसको 4% याद होगा उसकी ये प्रोविज़न ठीक हो जाएगी। खाली 40 लिखता तो गलत हो जाना था सारे बच्चों का, ठीक है ना। लेकिन आपको समझ आ गई है कि भाई एनी एक्सपेंडिचर जो मर्जी खर्चा है, अब जाहिर है इस एनी में जो वहाँ मेंशन है वो तो नहीं उठा के लाएंगे ना, क्योंकि मेंशन के अलावा को हम खर्च करना चाह रहे हैं ना, ये बात समझ आ रही है ना। हम एक्सपेंसेस माइनस करना चाह रहे हैं ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। फर्ज किया ये लैंड ना होता, बिल्डिंग होती, तो रिपेयर तो हमें यहीं अलाउ हो जानी, हम नीचे क्यों ले जाएंगे भाई। इंश्योरेंस तो हमें यहीं अलाउ हो जाएगी, नीचे क्यों ले जाएंगे भाई। नीचे तो सिर्फ वो ले जाएंगे जो वहाँ मेंशन नहीं है। अब उसके लिए कंडीशन लगी हुई है सिर्फ एक, क्या, होली एंड एक्सक्लूसिवली, और दूसरा बैरियर लगा दिया उसने 4% का। क्लियर हो गई है बात कि नहीं। अच्छा जनाब, अब एक और बात, एक खर्चा और है, वो कह रहा है 25,000 और खर्च किए हमने, किसको दिए हैं, वैल्यूअर को। वैल्यूअर कौन होता है, जो नाम तो आमतौर पर वैल्यूएशन करके बताते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ जहाँ खर्चे लिखे हुए थे वो कौन से थे, नहीं, वहाँ जो खर्चे लिखे हैं वो कौन से हैं, नेमली, जो वहाँ खर्च लिखे हुए हैं, नेमली के अलावा एक जगह है सिर्फ 4% वाली, वो ऑलरेडी हमारी फिल हो गई हुई है, एग्जामिनर ने खुद ही फिल करके दे दी। इसका मतलब है लेवलिंग एक्सपेंस भी डिसअलाउ, क्योंकि वहाँ नहीं लिखा हुआ। जो एक्सपेंस अलाउ हो सकते हैं वो सेक्शन में लिखे हुए हैं। सेक्शन में लिखने के अलावा हमारे पास गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ किसकी है, 4% की है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये लिस्ट बड़ी अहम है, आपके जहन में हो कौन से खर्चे लिखे हुए हैं। नंबर 1 रिपेयर अलाउंस की शक्ल में, नंबर 2 टैक्सेस, ठीक है ना, एनी नहीं, नंबर 2 क्या लिखा, इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस में एक बात थी बिल्डिंग की, नंबर 3 टैक्सेस, नंबर 4 ग्राउंड रेंट, नंबर 5 वो फाइनेंसिंग, एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर on any amount borrowed including by way of mortgage to acquire, construct, renovate, extend or reconstruct the property। हमने भी लोन लिया हुआ है, कितना, 80 लाख रुपए। क्यों लोन लिया था, टू एक्वायर, लेकिन लोन लिया है 80 लाख, प्लॉट लिया है 65 लाख का, तो अब 80 लाख का अलाउ होगा इंटरेस्ट के 65 लाख का, 65 लाख का। बात समझ आ रही है, 65 लाख है, ये वाली बात भी उसने बारीकी की बीच में डाली हुई है। बात समझ आ रही है, ये वाली बात भी डाली है। और कौन से खर्चे हैं, ये तो वही आ गया, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की शक्ल में आ गया, ये मॉर्गेज की शक्ल में आ गया, ये 4% वाली बात आ गई, ठीक है ना। और कौन सा खर्चा है, लीगल एक्सपेंसेस। और कौन सा खर्चा है, वो अकाउंट, वो बैड डेट वाला, ठीक है ना, फिर बैड डेट रिकवर्ड हो जाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई और एक्सपेंस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है ये जो सवाल में एक्सपेंसेस लिखे हैं, यहाँ जब एग्जामिनर ये सवाल बना रहा था वो आपको यही गेज कर रहा था, क्या बच्चों को ये बात पता है कि नेमली के साथ वहाँ खर्चे लिखे हुए हैं, उन एक्सपेंसेस के अलावा कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं हो सकता। इंश्योरेंस में उसने बारीकी की बात कर दी, ग्राउंड लेवलिंग उसने शो किया कि यार बड़ा अहम खर्चा है, उससे जुड़ा हुआ ही है। फिर उसने एनुअल लेटिंग वैल्यू को लिंक किया, इसी एनुअल लेटिंग वैल्यू की वजह से विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये 25,000 अलाउ नहीं हो रहे, बिकॉज खर्चे कैसे लिखे हुए हैं, नेमली के साथ लिखे हुए हैं। तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, क्या है वो ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या या फिजिकल में बैठे हैं, जो ये ज्यूम किए बैठे हैं कि नहीं नहीं यार सर ना अपने ज़ोक की वजह से ऐसे कहते हैं, सर को शौक है लैंग्वेज पढ़ने पढ़ाने का तो इसलिए ऐसे कहते हैं। नहीं नहीं, आप देखें क्या ये सवाल सारी चीज़ें वो डिमांड नहीं कर रहा जो हम आपको कह रहे हैं
कि लॉ आपको अपनी आंखों से समझना है। लॉ का कोई जवाब नहीं है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका एक ही जवाब है, जाकर टेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर वो ऐसा कह रहा है तो बस इसलिए कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। पेपर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है इंशाल्लाह। यहीं पढ़ के आपको ये सारी बातें इतनी अजबर हो चुकी होंगी, याद हो चुकी होंगी। और मैं अगली बात कहता नहीं हूँ, लेकिन चलो जो पेपर में पढ़ना चाहते हैं वो 2-4 साल इंतज़ार कर लें, ओपन बुक हो जाए ना इस पेपर में, इस लेवल पे भी, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ना करे, हमने तो इसी अटेम्प्ट में इसको पास करना है, ठीक है ना। और फाइनल में ऑलरेडी ओपन बुक है। जब आप फाइनल में टैक्स का पेपर देते हैं वो ओपन बुक है। कैफ लेवल पे भी इसने ओपन बुक हो जाना है, लेकिन कब होना है अभी कोई पता नहीं। ले जनाब, हो गया सवाल हल हमारा। अभी बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डाल भी लें, इन सारों को इकट्ठा कर लेते हैं तो 4 अलाउ तो हमारे वाले सवाल में 92,000 अलाउ होना है। बाकी को यहाँ डिसअलाउ कर दें या यहाँ एक ही दफ़ा डिसअलाउ कर दें, बात तो एक ही है। हो तो डिसअलाउ ही रहा है। सर अगर वो हमारे खर्चे कम हो रहे हो, 4% वाली बात ज़्यादा हो रही है, फिर हम नीचे वाले खर्चों को देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, 100% देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। लेवलिंग वाला भी देखें। फिर सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी, वो जो लफ्ज़ लिखा ना, होली एंड एक्सक्लूसिवली, इसका मतलब है, वैसे इस बात को ना हम वहाँ जब बिजनेस इनकम पढ़ते हैं ना, वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। बेटा बस कर दें। होली एंड एक्सक्लूसिवली का मतलब है पर्सनल खर्चे नहीं डाल देने, किसी और बिजनेस के खर्चे यहाँ नहीं डाल देने। भाई उसी प्लॉट को लेवल करवाया, उसी प्लॉट की वैल्यूएशन करवाई है। फ़र्क कहते हैं, आप कहते हो यार हमने ना बस ऐसे, हम वहमी थे थोड़े, हमने एक गार्ड बिठा दिया अपना भी वहाँ पे कि कहीं कब्जा ही ना कर लें, खाली पार्किंग के लिए हमने दिया है, कहीं बिल्डिंग ही ना बनानी चाहिए। वो जो गार्ड की सैलरी है, दैट इज़ होली एंड एक्सक्लूसिवली। गार्ड कहाँ बैठा है? उसी प्लॉट पे बैठा ना। ओके कर दें। वो कह रहा है यार अब हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं, हमने अपना अरेंजमेंट कर लिया है। क्या? 4% की लिमिट लगा के। बात समझ आ रही ना? लेजिस्लेटर ने क्या किया है, बजाय इसके कि खर्चों की लिस्ट को खंगालता, ये अलाउ नहीं, ये उन्होंने कहा यार भाई जो भी खर्चा ना 4% के अंदर कर लें। अगर आप, वो कहता है अच्छा चलो बच्चों की फीस भी डाल दें। कहते नहीं बच्चों की फीस नहीं डालनी, होली एंड एक्सक्लूसिव। बात समझ आ गई ना? तो वो फिल्टर लॉ ने वहाँ लगा लिया। कुछ समझ आई है बात के नहीं? समझ आ गई है कि आ समझ गई है? हैं? अब आज जाके आपने ये सवाल सॉल्व कर लेना है। एक छोटी सी बात रह गई है, कल हम आए तो फिर नया हेड ऑफ इनकम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी बात रह गई है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट इज इनकम ऑफ ए ज्वाइंट ऑनर। अच्छा जनाब, सेक्शन 60 वो कहते हैं अगर किसी प्रॉपर्टी के 2 ऑनर हो, 2 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। लॉ कहता है यार अगर 2 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है एंड शेयर आर असर्टेनेबल, एक का 40% हिस्सा है और दूसरे का 60% हिस्सा है, net rental income will be proportionately allocated to each owner. Each owner will pay tax on such income as per their applicable. ज़रा गौर करें क्या मैं कह रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें यही प्लॉट 2 लोगों के नाम पे होता, वो कहता है यार हम ये सारा उसूल लगा देंगे, पहले ये सारी कैलकुलेशन करके नीचे तक पहुँच जाएंगे। अब जो इनकम आएगी, जिसका 40% हिस्सा है उसकी इनकम में 40% ले जाएंगे, जिसका 60% है उसकी में वो अपना टैक्स अपनी रिटर्न में देगा इंडिविजुअल वैल्यू में। ऐसा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अभी आप एक चैप्टर आगे जाके पढ़ेंगे एओपी। हमने 2 लोगों की टैक्सेशन पढ़नी है ना यहाँ पर, सिर्फ एक इंडिविजुअल की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। अगर हम 2 लोग मिलकर कोई कारोबार कर रहे हों और यही 40 और 60% की हमारी रेशो है,
तो लॉ ये नहीं कहता कि इनकम कैलकुलेट करें, 40% मेरा आ गया, 60% सामने वाले का आ गया, मैं अपने पे टैक्स पे करूँगा, वो अपने पे। लॉ कहता नहीं नहीं नहीं, AOP अपना टैक्स खुद देगी। बात समझ आ रही? कभी आपने अभी कैफ 7 जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, या कभी I2B में भी ये बात पढ़ी थी कि हमने कहा था AOP लॉ की नज़र में पर्सन नहीं है, इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स ओनली। AOP अपना टैक्स खुद पे करती है, इसलिए लिखना पड़ा। वो कहते नहीं यार यहाँ एक्सेप्शन है, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना तो AOP अपना टैक्स नहीं देगी। अगर असर्टेनेबल शेयर है, मैं 40% मेरी इनकम में चला जाएगा, 60% दूसरे की इनकम में चला जाएगा। और कहता है अगर शेयर नॉट असर्टेनेबल है, property will be considered as being jointly owned by an association of person and taxable income and tax payable thereon will be computed as per principle of taxation for AOP। वो कहते हैं अगर शेयर नहीं पता तो फिर ये AOP कंसिडर होगी, और जैसे हर AOP ने अपना टैक्स पे करना है, फिर इसने अपना टैक्स खुद पे करना है। और अगर शेयर असर्टेनेबल हैं तो फिर हम इसे AOP नहीं बना रहे हैं, मैंने अपना टैक्स पे करना है, आपने अपना टैक्स पे करना है। ये बात समझ आ गई है? ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जब हम AOP का चैप्टर पढ़ेंगे। AOP में जब बिजनेस कर रहे होंगे तो टैक्स किसने पे करना होगा? बिजनेस ने पे करना होगा, AOP ने पे करना होगा। जब मेरा शेयर मेरे पास आएगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि टैक्स उस पर पे हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर शेयर प्रॉपर्टी में असर्टेनेबल नहीं है, ये नहीं पता मेरा शेयर कितना है, आपका शेयर कितना है, वो कहता है फिर AOP बना के इसका टैक्स ले लेते हैं, फिर ये आपस में खुद ही लड़ते रहे, हमें क्या ज़रूरत है लड़ने की। बात समझ आ गई? तो बस यही एक प्रोविज़न पूछी जा सकती है एग्जाम में। इफ़ शेयर आर असर्टेनेबल, इफ़ शेयर आर नॉट असर्टेनेबल। कल आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे।